नमस्कार, स्वागत है आपका आर्यन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। खबरों की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज यूपी दौरा है। सिद्धार्थनगर में पीएम मोदी ने 9 मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया है। इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी का बड़ा हमला भी बोल दिया है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा है 7 साल पहले जो दिल्ली में सरकार थी और 4 साल पहले जो यहाँ यूपी सरकार थी, वो पूर्वांचल में क्या करते थे। जो पहले सरकार में थे वो वोट के लिए डिस्पेंसरी की, कहीं छोटे मोटे अस्पताल की घोषणा करके बैठ जाते थे। मोदी ने कहा कि सालों साल तक या तो बिल्डिंग ही नहीं बनती थी, बिल्डिंग होती थी तो मशीनें नहीं होती थी। दोनों को आपको बता दें, उन्होंने ये भी कह दिया है कि दोनों ही जो डॉक्टर और दूसरा स्टाफ नहीं होता था मेडिकल स्टोर में। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ऊपर से गरीबों के हजारों करोड़ रुपए लूटने वाली भ्रष्टाचार की साइकिल 2400 घंटे अलग से चलती रहती थी। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि क्या कभी किसी को याद पड़ता है कि उत्तर प्रदेश के इतिहास में कभी एक साथ इतने मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण हो। बताइए, क्या कभी ऐसा हुआ है? पहले ऐसा क्यों नहीं होता था और अब ऐसा क्यों हो रहा है? इसका एक कारण है राजनीतिक इच्छा शक्ति और राजनीतिक प्राथमिकता। उन्होंने कहा कि जिस पूर्वांचल की छवि पिछली सरकारों ने खराब कर दी थी, जिस पूर्वांचल की दिमागी बुखार से ही हुई दुखद मौतों की वजह से ही बदनाम कर दिया गया था, वही पूर्वांचल, वही उत्तर प्रदेश पूर्वी भारत को सेहत का नया उजाला देने वाला है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2014 में पहले हमारे देश में मेडिकल की सीटें 90,000 से भी कम थी। बीते 7 सालों में देश में मेडिकल की 60,000 नई सीटें जोड़ी गई थी और यहाँ उत्तर प्रदेश में भी 2017 तक सरकारी मेडिकल कॉलेजों में मेडिकल की सिर्फ 1900 सीटें थी, जबकि डबल इंजन की सरकार में पिछले 4 साल में 1900 सीटों से ज्यादा मेडिकल सीटों की बढ़ोतरी की गई है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने त्योहारी मौसम की शुरुआत से ही राज्य में कोविड-19 के मामलों की संख्या में ही तेज से बढ़ोतरी को लेकर रविवार को लोगों से महामारी के प्रसार को रोकने के लिए सुरक्षा नियमों की सख्ती से पालना करने की अपील की है। उन्होंने वायरस से संक्रमित होने से बचने के लिए नाक को ठीक ढंग से ढकने हुए मास्क पहनने का आग्रह भी कर दिया है। बनर्जी ने सभा में कहा कि कृपया मास्क ठीक से पहने। दुर्गा पूजा के बाद कोविड के मामलों में वृद्धि दर्ज की गई है, इसलिए आपको कोविड सुरक्षा सावधानियों का पालन करना होगा। मास्क को अपनी ठुड्डी को लटका कर ना रखें। उन्होंने सभी से आगामी काली पूजा, दिवाली, छठ पूजा और जगधात्री पूजा उत्सव के दौरान कोविड-19 सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने का आग्रह कर दिया है। टीएमसी सुप्रीमो ने लोगों को राज्य में, खासकर उत्तर बंगाल में मलेरिया के मामलों की संख्या में वृद्धि के लिए भी आग्रह किया है। और इसके बारे में आपको बता दें, उन्होंने ये भी कहा है कोविड मामलों के साथ साथ उत्तर बंगाल के कुछ क्षेत्रों में मलेरिया के मामलों में अचानक तेजी आई है और मैं जिला प्रशासन से हर क्षेत्र को साफ करने के लिए कहूंगी। देश में हर दिन करीब 15,000 नए कोरोना मामले दर्ज किए जा चुके हैं। सोमवार को सुबह स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से ताजा आंकड़ों के मुताबिक ये भी सामने आया है रिकॉर्ड की पिछले 24 घंटों में 14,306 नए कोरोना केस सामने आए हैं और 443 कोरोना संक्रमित की जान भी चली गई है। 1,08,762 लोग कोरोना से ठीक भी बताए जा रहे हैं, यानी कि 4,899 एक्टिव केस अभी हैं। क्रूज ड्रग्स केस में ही अब तक पूरी कहानी 3 चेहरे के इर्द गिर्द घूम रही थी। एनसीबी ने जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े, आर्यन खान और अनन्या पांडे, लेकिन अब मामले में एक ऐसे किरदार की एंट्री हुई है जिसने कहानी को नया मोड़ दे दिया है। उस किरदार के बारे में जानने से पहले आप इस शख्स के बारे में जान लीजिए। यह है कि पी गोस्वामी आर्यन खान क्रूज ड्रग्स मामले के अहम गवाह हैं। जो गोस्वामी की आर्यन खान के साथ ली हुई सेल्फी वायरल हुई थी, फिर आर्यन को पकड़े जाने के बाद गोस्वामी ही आर्यन को ले जाते हुए दिखे। और आर्यन केस में जो नया किरदार सामने आया है उसका नाम है प्रभाकर, जो गोस्वामी का प्राइवेट बॉडीगार्ड बताया जा रहा है। प्रभाकर ने बाकायदा एक एफिडेविट भी तैयार गंभीर आरोप लगा दिया है। उन्होंने समीर वानखेड़े पर प्रभाकर सईद और आरोप लगाया है कि खाली कागज को पंचनामा बताकर दस्तखत कराया गया है
और गोस्वामी और सैम डिसूजा के बीच 18 अक्टूबर को डील हुई थी और गोस्वामी सैम ने 8 करोड़ रुपए वानखेड़े को दिए। प्रभाकर ने हल्फनामे में सैम डिसूजा नाम का भी जिक्र कर दिया है और उन्होंने ये भी जानकारी रखी है कि सैम डिसूजा से उसकी मुलाकात एनसीबी दफ्तर के बाहर हुई थी। प्रभाकर ने यह भी दावा किया है कि शाहरुख खान जो मैनेजर हैं और पूजा ददलानी से केपी गोस्वामी और सैम डिसूजा से मुलाकात की थी। यह मुलाकात मुंबई के लोअर परेल इलाके में एक नीले रंग के ही वहां पर हुई थी और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस बीच एनसीबी के मुंबई में जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने मुंबई पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखकर साजिश में फंसाए जाने की भी आशंका जाहिर कर दी है। उन्होंने चिट्ठी में लिखा कि उन्हें सतर्कता के संबंधी ही मामले में फंसाने के लिए योजनाबद्ध तरीके से कानूनी कार्रवाई का जाल बिछाया जा रहा है। राजस्थान से एक रोंगटे खड़े कर देने वाली खबर सामने आई है, जहां एक सिरफिरे ने एक तरफा प्यार में पागल होकर विवाहित महिला का सिर काट दिया और 1.25 घंटा तक उसकी लाश के साथ लेटा रहा। जालोर जिले के आहोर थाना के सावला गांव में ही मनरेगा की मजदूरी करने वाला 21 साल का गणेश एक तरफा प्यार में हैवान बन गया और मनरेगा में मजदूरी कर रही 32 साल की विवाहिता शांति के सीने, कंधे और गर्दन पर कुल्हाड़ी से वार कर हत्या कर दी। यह घटना रविवार की बताई जा रही है। ये दरिंदा तब तक कुल्हाड़ी से वार करता रहा जब तक गर्दन कटकर लटकने नहीं लगा। उसके बाद महिला की गर्दन को पकड़कर महिला के साथ 1.25 घंटे तक सोता रहा। उससे भी ज्यादा दुखद बात थी कि मौके पर 53 मजदूर जो थे वो काम कर रहे थे। उनके कोई भी गणेश को रोकने की नहीं आया और जिसके चलते शांति को बचाने के लिए नहीं बचाया जा सका। 1.25 घंटे तक मौत के बाद भी वो शांति के साथ सोया रहा, मगर गांव का कोई भी व्यक्ति उसे पकड़ने की हिम्मत नहीं जुटा सका। बाद में पुलिस आई तो आरोपी को पकड़ कर ले गई। शांति के 2 बच्चे हैं। रविवार को वो मजदूरी के लिए पहली बार मनरेगा में आई थी। तिहाड़ जेल में एक बार फिर से कैदियों के बीच झगड़ा हुआ है। इस बार कैदियों के बीच झगड़े के दौरान चाकू नहीं बल्कि ब्लेडबाजी हुई है। ब्लेडबाजी में 3 कैदी घायल भी हो गए हैं। एक घायल को दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। घायल कैदियों में से 2 को सफरगंज और अस्पताल में भी भर्ती कराया गया है। फिलहाल सभी कैदी खतरे के बाहर बताए जा रहे हैं। घटना जेल नंबर 1 की बताई जा रही है। तीनों घायल कैदी जेल नंबर 1 में ही बंद है। हरिनगर थाना पुलिस के मुताबिक आपको बता दें कि इस मामले में जेल में ही बंद 4 कैदियों को गिरफ्तार किया गया है। घटना शनिवार की बताई जा रही है। वहीं तिहाड़ जेल देश की सबसे सुरक्षित जेलों में से एक मानी जाती है। तिहाड़ जैसे सुरक्षित जेल में ब्लेड कैसे पहुंचा, ये अपने आप में ही एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। हालांकि जेल में कैदियों के बीच झड़प का कोई पहला मामला सामने नहीं आया है। इससे पहले भी ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं जब एक कैदी ने दूसरे कैदी के ऊपर हमला किया हो। हाल ही में तिहाड़ जेल के अंदर से ही एक मामला सामने आया था जिसमें कई गैंग का पर्दाफाश भी हुआ था। दरअसल राजधानी दिल्ली के अलग अलग इलाकों में बड़े कारोबारियों को जो कॉल मिल रही थी उसको लेकर भी पुलिस ने जब मामले की जांच शुरू की तो पता चला कि ये धमकियां तिहाड़ जेल से बैठे कुछ गैंगस्टर ही कर रहे थे। इन वारदातों से साफ है कि कैसे देश की सबसे सुरक्षित और बड़ी तिहाड़ जेल में हथियार और मोबाइल पहुंच जाते हैं और फिर बदमाश जेल के अंदर से ही अपना गिरोह चलाते हुए नजर आते हैं। करवा चौथ के मौके पर एक पत्नी ने अपने फरार पति का पुलिस के सामने सरेंडर कराया है। पत्नी ने दिल्ली पुलिस को फोन करके खबर दी थी कि इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। उस पर 19 अक्टूबर की सुबह नजफगढ़ के बाजार राम बाजार में ही एक दुकान में अंदर मां बेटी को गोली मारने का आरोप भी लगा हुआ है, जिसमें मां की मौत हो गई थी। डीसीपी द्वारका शंकर जो है उन्होंने ये जानकारी सामने रखी है कि रविवार को एक फोन आया। दूसरी तरफ से महिला ने कहा कि मेरे पति आ गए हैं, मैंने अपने पति के लिए व्रत रखा है, गोली मत मारना। दरअसल राजीव गुलाटी नाम का ये शख्स एक वारदात को अंजाम देने के बाद फिर से फरार हो गया था।
जैसे ही पत्नी ने सूचना दी, तुरंत डीसीपी द्वारका खुद पहुंच गए और आरोपी को पकड़ लिया। 19 अक्टूबर को मुजफ्फरगढ़ में ही राजीव गुलाटी ने बुजुर्ग मां और उसकी बेटी पर फायरिंग कर दी थी। इस फायरिंग में बुजुर्ग मां की मौत भी हो गई थी, जबकि बेटी इलाज के अभी तक चल रहा है। और ये भी जानकारी सामने आई है कि वारदात को अंजाम देने के बाद राजीव गुलाटी फरार भी हो गया था। उसकी तलाश में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली समेत कई जगहों पर छापेमारी की जा रही थी। इसी बीच रविवार को करवा चौथ पर वो अपनी पत्नी से मिलने के लिए अपने घर पहुंचा हुआ था। जैसे ही राजीव घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने पुलिस को फोन कर दिया। पत्नी ने कहा कि मेरे पति आ गए हैं, लेकिन उनको गोली मत मारिएगा, मैंने करवा चौथ का व्रत रखा है। इसके बाद डीसीपी की अगुवाई में ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और फिलहाल आगे की जांच जारी है। देश में हर दिन करीब 15,000 नए कोरोना मामले दर्ज किए जा रहे हैं। सोमवार सुबह स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से ताजा आंकड़ों के मुताबिक 24 घंटों में 14,306 नए कोरोना केस सामने आए हैं और 443 कोरोना संक्रमित की जान भी चली गई है। वहीं 18,762 कोरोना लोगों को ठीक भी हुए हैं। और इसके साथ ही आपको बता दें कि 4,899 एक्टिव केस हो चुके हैं अब तक। और कोरोना महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक कुल 3,41,79,000 लोग संक्रमित हुए हैं। इनमें से 4,94,712 लोगों की मौत भी हुई है। अच्छी बात यह है कि अब तक 3,45,63,000 लोग जो हैं वो ठीक भी हो गए हैं। देश में कोरोना एक्टिव केस की संख्या 2 लाख से कम है। कुल 1,63,695 लोग अभी कोरोना वायरस से संक्रमित है, जिनका इलाज भी चल रहा है। केरल में कोरोना वायरस संक्रमण के 8,538 नए मामले सामने आने के बाद से ही राज्य में संक्रमित की कुल संख्या बढ़कर 79,06,125 हो गई है। इसके अलावा 363 रोगियों की मौत की पुष्टि भी मृतकों के तादाद में 28,592 तक पहुंच गई है। यानी कि शनिवार से ही 11,366 लोग संक्रमित हुए हैं से उभर चुके हैं। और इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि कोरोना से जिसके बाद एक्टिव केस आने के बाद से ही लोगों की कुल संख्या बढ़कर 48,08,775 हो गई है। उपचाराधीन रोगियों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह भी जानकारी रखी है कि 24 अक्टूबर तक देश में जो 102,27,12,000 कोरोना वैक्सीन के डोज दिए जा चुके हैं। बीते दिन 12.30 लाख टीके लगाए गए। वहीं भारतीय जो अनुविज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार ये भी जानकारी सामने आई है कि 60 करोड़ कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। बीते दिन 12 लाख कोरोना सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यूपी के दौरे पर आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना की शुरुआत करने वाले हैं। पीएम थोड़ी देर में ही यूपी पहुंचेंगे। उससे पहले कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने यूपी की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर योगी सरकार पर हमला बोला है। इसके साथ ही प्रियंका ने बड़ा ऐलान भी कर दिया है। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो यूपी में 10 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त होगा। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर दिया है। उन्होंने कहा, कोरोना काल में और अभी प्रदेश में फैले बुखार में सरकारी उपेक्षा के चलते उग्र स्वास्थ्य की व्यवस्था की जर्जर हालत सामने आई है और सस्ते और अच्छे इलाज के लिए घोषणा पत्र समिति की सहमति से यूपी कांग्रेस ने निर्णय लिया है कि सरकार बनने पर कोई भी हो बीमारी मुफ्त होगा। और इसके साथ उन्होंने कहा कि 10 लाख का इलाज सरकारी और रहेगा। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश चुनाव में पूरे जी जान से ही लगी प्रियंका गांधी ने प्रदेश के विकास के लिए 7 प्रतिज्ञाएं भी ली हैं। इनमें कटों में महिलाओं की 40% हिस्सेदारी, लड़कियों को स्मार्टफोन और स्कूटी, किसानों का पूरा कर्जा माफ, 2500 में गेहूं धान, 400 पाएगा गन्ना और किसान बिजली बिल सबका हाफ, कोरोना काल का बकाया साफ और दूर करेंगे कोरोना की आर्थिक मार, परिवार को देंगे 25,000 और 20 लाख का सरकारी रोजगार।
यूपी में कुछ ही महीनों बाद विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में तमाम दलों के नेता अपनी बयानबाजी से सियासी माहौल को गर्म कर रहे हैं। वहीं योगी सरकार में मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने विवादित बयान दे दिया है। दरअसल बीजेपी के मुजफ्फरनगर में पाल समाज सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान और कौशल विकास मंत्री कपिल देव अग्रवाल मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे हुए थे। और इसके साथ ही आपको बता दें कि कपिल देव ने कार्यक्रम के मंच से विवादित जो बयान है वो सामने रख दिया है। कपिल देव ने कहा 2022 का चुनाव राष्ट्रवाद और आतंकवाद से के ऊपर होगा। जो राष्ट्रवादी लोग हैं जो बीजेपी के वोट करेंगे वो आतंकवाद को संरक्षण देने का काम करते हैं, वो अन्य पार्टी को वोट देंगे। कपिल देव अग्रवाल ने इस दौरान कश्मीर के हालात को लेकर भी अपनी टिप्पणी कर दी है। कपिल देव ने कहा कि जब कश्मीर में आतंकवादी हमारे जवानों को मारते थे तो तब हमारे प्रधानमंत्री अमेरिका के राष्ट्रपति के सामने जाकर घुटने टेकते थे, भीख मांगते थे कि पाकिस्तान हमला कर रहा है, हमारी जान बचाओ। लेकिन आज अगर कोई हमारे जवानों पर हमला करता है तो उसे सबक सिखाया जाता है। कपिल देव ने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर एक बार नहीं बल्कि दो बार उनके 400 आतंकवादियों को मार गिराने का काम किया है। उन्होंने आगे कहा, हम सबका विकास की बात करते हैं, लेकिन अगर जो भी चुनाव होगा वो राष्ट्रवाद और आतंकवाद के ऊपर ही होगा। जो राष्ट्रभक्त लोग हैं वो बीजेपी को वोट देंगे और जो आतंकवादियों को संरक्षण देने का वाले हैं और वो किसी और पार्टी को वोट देंगे। यूएई और भारत ने कश्मीर में को लेकर एक अहम रुख अपना लिया है। इस समझौते के बाद से ही पाकिस्तान बड़ा बेचैन नजर आ रहा है। इस कश्मीर को लेकर आप देखिए ये खास रिपोर्ट। दुबई की सरकार और जम्मू कश्मीर प्रशासन ने इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए और इस समझौते को काफी अहम इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि जम्मू कश्मीर हमेशा से एक विवादित क्षेत्र है। पाकिस्तान के राजनयिकों का कहना है कि ये पाकिस्तान के लिए झटका है और दुबई यूएई का है और यूएई एक इस्लामिक देश है। पाकिस्तान की कोशिश रही है कि वो कश्मीर के मामले में इस्लामिक कनेक्शन जोड़ते हुए भारत के खिलाफ समर्थन जुटाए। हालांकि पाकिस्तान को इसमें अब तक वैसी कामयाबी नहीं मिली है और पाकिस्तान के साथ कश्मीर मामले में तुर्की ही खुलकर आया, लेकिन बाकियों से निराशा ही हाथ लगी है। यूएई ने अनुच्छेद 370 खत्म करने के बाद भी पाकिस्तान की लाइन का समर्थन नहीं किया था और अब कहा जा रहा है कि केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद दुबई का कश्मीर में समझौता करना केंद्र शासित प्रदेश के तौर पर मान्यता देने की तरह है और इसे पाकिस्तान के लिए रणनीतिक झटके के तौर पर देखा जा रहा है। केंद्रीय एवं वाणिज्य उद्योग मंत्रालय ने एक प्रेस रिलीज जारी करके बताया था कि इस समझौते के तहत दुबई की सरकार जम्मू कश्मीर में रियल एस्टेट में निवेश करेगी, जिनमें इंडस्ट्रियल पार्क, आईटी टावर्स, मल्टीपर्पज टावर, लॉजिस्टिक्स, मेडिकल कॉलेज, सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल शामिल है। हालांकि इस समझौते को लेकर साफ तौर पर यह नहीं बताया गया है कि इसकी लागत क्या होगी और समाचार एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार संयुक्त अरब अमीरात के हिस्से दुबई ने यह समझौता किया है और जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा वापस ले जाने और इसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटे जाने के बाद किसी विदेशी सरकार का यह पहला निवेश समझौता है। और वहीं केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने एक बयान में कहा है कि दुबई सरकार के साथ समझौता ज्ञापन दिखाता है कि दुनिया ये मान रही है कि जम्मू कश्मीर विकास की गति पर सवार हो रहा है और ये एमओयू एक मजबूत संकेत पूरी दुनिया
दुनिया को देता है कि भारत एक वैश्विक ताकत में बदल रहा है और जम्मू कश्मीर की इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका है। और पीयूष गोयल ने कहा कि MOU एक मील का पत्थर है। और वहीं गोयल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को धन्यवाद देते हुए कहा कि वो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के विकास को लेकर प्रतिबद्ध है और 28,400 करोड़ का हालिया औद्योगिक पैकेज विकास के प्रति एक प्रमाण की तरह है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी इसे केंद्र शासित प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण अवसर बताते हुए कहा है कि इससे जम्मू कश्मीर को औद्योगिकरण और सतत विकास में नई ऊंचाइयों पर ले जाने में मदद मिलेगी। हालांकि रॉयटर्स समाचार एजेंसी लिखती है कि सेना की भारी तैनाती वाले इस क्षेत्र में निवेश भारी खतरों से भरा हुआ है, क्योंकि हाल के दिनों में आम लोगों पर कई चरमपंथी हमले भी हुए और सुरक्षा बलों ने उनके खिलाफ अभियान छेड़ा है, जिसके कारण कई लोगों की मौतें हुई। और भारत सरकार जहां इसे एक बड़ी कामयाबी की तरह देख रही है, वहीं पाकिस्तान की भी नजर इस घटना पर बनी हुई है, क्योंकि दोनों ही राष्ट्र कश्मीर पर अपना अपना दावा करते आए हैं। और इस समझौते की घोषणा के बाद पाकिस्तान की ओर से आधिकारिक तौर पर कुछ भी नहीं कहा गया, लेकिन विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने एक बार फिर कश्मीर को लेकर ट्वीट कर दिया और उन्होंने भारत प्रशासित कश्मीर में बेरोक टोक एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग का आरोप लगाते हुए लिखा कि भारत प्रायोजित आतंकवाद और क्रूर सैन्य घेराबंदी कश्मीर लोगों के आत्मनिर्णय के अधिकार के लिए लड़ने की इच्छा को नहीं तोड़ पाया है। और वहीं पाकिस्तान उनके मकसद का पुरजोर समर्थन करता है और दुबई के साथ समझौते को भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त रहे अब्दुल बासित ने इसे भारत के लिए एक बड़ी कामयाबी बताया। और उन्होंने कहा कि भारत की हमेशा से कोशिश रही है कि वो दूसरे देशों को जम्मू कश्मीर में अपने मिशन और उच्चायोग खोलने और वहां निवेश करने के लिए राजी करे, ताकि OIC के अंदर कश्मीर के मुद्दे को कमजोर किया जा सके। और अब्दुल बासित ने अपने एक YouTube वीडियो में कहा, दुबई ने भारत में निवेश करने के लिए समझौता किया है, लेकिन इस पर अभी अधिक जानकारियां सामने नहीं आई है, क्योंकि ये सिर्फ MOU है और जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान के संदर्भ में ये भारत के लिए बड़ी कामयाबी है। और वहीं मुस्लिम देश और OIC के सदस्य देश हमेशा से पाकिस्तान और कश्मीरी भावनाओं को लेकर चिंतित रहे और वो ये सोचते रहे हैं कि उनका कोई ऐसा काम ना हो जो ये दिखाए कि वो पाकिस्तान के साथ नहीं खड़े। और ये MOU दिखाता है कि मामला हमारे हाथ से निकलता जा रहा है और हम अंधेरे में अपने हाथ पांव हिला रहे हैं। और सच्ची बात यही है कि कश्मीर पर हमारी कोई नीति अब रही ही नहीं है और वर्तमान सरकार का कश्मीर को लेकर ढील ढाल रवैया रहा है, जो उनको भविष्य में डराएगा। लेकिन पिछली सरकारों ने भी हमारी कश्मीरी नीतियों को कमजोर करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और अब्दुल बासित ने कहा कि ये भारत और पाकिस्तान दोनों के पक्ष में है कि कश्मीर मसले का हल हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि कल UAE ईरान भी अपने कॉन्सुलेट कश्मीर में खोल ले। हमारी कूटनीति का अगर यही हाल रहा तो कल कुछ भी हो सकता है। और इसके साथ ही बासित ने पाकिस्तान की अफगानिस्तान को लेकर कूटनीति पर भी कई सवाल खड़े किए और उन्होंने कहा कि एक समय अफगानिस्तान के मुद्दे पर पाकिस्तान कामयाब दिख रहा था, लेकिन अब वो खुद ही दबाव में आ गया। अफगानिस्तान पर अमेरिकी दूत जल में खलीलजाद ने इस्तीफा दे दिया है और मॉस्को फोरम में अमेरिका नहीं जा रहा है, जबकि वहां पर तालिबान और भारत भी होगा और तालिबान को मान्यता दिलाने का मामला भी ठंडा पड़ चुका है और पाकिस्तान ने भी इस पर कुछ करना छोड़ दिया है। पाकिस्तान किसी मुद्दे को जारी नहीं रख पाता है और वो नीति वहीं धरी की धरी रह जाती है। भारत ने जम्मू कश्मीर को लेकर एक डोजियर पेश किया था, लेकिन उसका क्या हुआ? उस पर सारी बातें सुनी अनसुनी हो गई और उस पर आगे कोई कार्रवाई नहीं हुई। फॉलो अप में हम बहुत कमजोर हैं और यही हमारा बुनियादी मसला है, वरना कोई वजह नहीं है कि हम कश्मीर, अफगानिस्तान और चीन के मसले पर जो नतीजे चाहें उसको हासिल न कर पाए। कश्मीर के मुद्दे को OIC में मुस्लिम देश जरूर उठाते रहे, लेकिन हर मुस्लिम देश इसके शांतिपूर्ण हल की वकालत करते हैं। और इसी साल की शुरुआत में भारत और पाकिस्तान के बीच जब तनाव गहराया तो संयुक्त अरब अमीरात ने आगे बढ़कर इसको शांत करने की कोशिश की थी। और इस साल अप्रैल में अमेरिका में UAE के राजदूत यूसुफ अल उतैबा ने कहा था
भारत और पाकिस्तान के बीच अच्छे रिश्ते कायम करने को लेकर यूएई कोशिश कर रहा है। फिलहाल आपको बता दें कि मसला कुछ भी पाक नींद में जरूर अब खलल पड़ता हुआ नजर आ रहा है। स्पेशल रिपोर्ट आर्यन। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए आर्यन न्यूज।